आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए बच्चों, जब हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो उसकी सहायता से हम पीएच वैल्यू की जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कैसे हम पीएच वैल्यू निकालते हैं और पीएच वैल्यू की सहायता से कैसे ये जानेंगे कि कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। तो लेकिन बच्चों, आज हम यहाँ हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में पहले चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, सांद्रण का मतलब होता है सांद्रता से। सांद्रण का मतलब क्या है? सांद्रता से। सांद्रता का मतलब है बच्चों कि 1 लीटर में कोई पदार्थ कितना घुला है। अब पदार्थ की मात्रा हम ग्राम में अगर लेते हैं तो कहेंगे कि इतना ग्राम प्रति लीटर, अगर मोल में लेते हैं तो कहते हैं इतना मोल प्रति लीटर। तो बच्चों, जिसमें हम लेंगे उसी में हम सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो आप बच्चों पढ़ चुके होंगे कि जैसे कहते हैं कि इसकी सांद्रता इतना ग्राम प्रति लीटर है या इतना मोल प्रति लीटर है। तो जो हमारा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है वो किस में निकाला जा रहा है? ग्राम आयन की संख्या के हिसाब से निकाला जा रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 1 लीटर बिलियन में, हमेशा बच्चों जो सांद्रता निकालेंगे 1 लीटर बिलियन में निकालेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयनों की संख्या, यानी कि 1 लीटर में हाइड्रोजन के जो ग्राम आयनों की संख्या होगी वही हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होगा। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। इसे बच्चों बड़े कोष्ठक में H2 से दिखाते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सांद्रता को हमेशा बड़े कोष्ठक में दिखाते हैं, यानी कि जिसकी भी सांद्रता निकालनी हो उसको हमको बड़े कोष्ठक में रख देना है। यानी कि जब उसको बड़े कोष्ठक में रख देंगे तो जो भी होगा इसका मतलब कि उसकी सांद्रता को बता रहा है। तो यहाँ देखिए H+ को बड़े कोष्ठक में रखा गया, इसलिए H+ की सांद्रता यहाँ दिखाई जा रही है, यानी कि हम H+ की सांद्रता की बात कर रहे हैं। एक चीज़ बच्चों, आप जानते हैं कि मोल के बारे में सुने होंगे कि मोल क्या होता है। मोल हमेशा बच्चों आप पढ़े होंगे 6.023 × 10⁻23 की संख्या जो होती है 1 मोल कहलाती है। 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23। अब बच्चों ये संख्या जिसमें भी हो, अगर परमाणु के रूप में है, अगर कोई जैसे हम पदार्थ उठाए अगर वो परमाणु के रूप में है तो इतनी संख्या में अगर उसका परमाणु हो जाता है तो इसका मतलब कि वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। अगर बच्चों ये अणु के रूप में है इतनी संख्या में, जैसे हम अगर H2 ले ले तो ये क्या हो गया? अणु हो गया। अगर ये H2 इतनी संख्या में है तो इसका मतलब H2 का 1 मोल हो गया। अगर बच्चों यही चीज़ आयन के रूप में हो, जैसे अगर H+ ले लें, इतनी संख्या में H+ हो जाए तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन आयन का 1 मोल हो गया। अब बच्चों आप कैसे पता करेंगे कि 1 मोल के लिए हमको कितना द्रव्यमान चाहिए? अब बच्चों जैसे द्रव्यमान को हम ग्राम में लेते हैं और ये कैसे पता करें कि इतना ग्राम लें कि इसका 1 मोल मिल जाए? देखिए बच्चों, अगर आप परमाणु के रूप में लेते हैं तो जितना परमाणु भार होगा ठीक उतना ग्राम आप ले लीजिए, उसका 1 मोल तैयार हो जाएगा। अगर देखिए बच्चों यहाँ ये परमाणु है, अगर इसका परमाणु भार मान लीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार आप जानते हैं बच्चों कितना होता है? 1 होता। तो इसका मतलब कि अगर इसका 1 ग्राम ले लें तो 1 ग्राम लेने के बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन ले लें तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उसमें मिलेगा 6.023 × 10⁻23। अगर बच्चों यही मान लीजिए अणु के रूप में है, H2 के रूप में है, तो इसका अब अणु भार लेंगे तो अणु भार कितना होगा? 2। तो अब इसका मतलब कि अगर 2 ग्राम हम H2 ले लें तो इसमें जो H2 के अणुओं की संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 6.02
6.023 × 10⁻23। बस बच्चों, अगर आपका परमाणु है तो परमाणु भार उतना ले लीजिए ग्राम में, तो उसका 1 मोल मिल जाएगा। अगर अणु के रूप में है तो उसका अणुभार उतना ले लीजिए तो उसका उतना मोल मिल जाएगा, यानी कि उतना ग्राम लेने के बाद उसमें 1 मोल मिल जाएगा। बच्चों, अगर आयन है, जैसे H+, अगर आयन है तो आयन के रूप में ठीक जितना आयनिक भार इसका है, आयन के रूप में जितना भार है ठीक उतना ग्राम अगर हम ले लें तो इसका मतलब कि H आयन का 1 मोल उसमें मिल जाएगा। तो बच्चों, हमेशा जो भी है उसी के रूप में आप उतना उसका जो परमाणु भार है, अणु भार है या आयनिक भार है, उतना ग्राम में अगर हम द्रव्यमान ले लें तो उसमें उसका 1 मोल मिल जाता है। तो बच्चों, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्राम आयनों की संख्या। अब बच्चों देखिए, जैसे हम अगर यहाँ लिखते हैं ग्राम अणु, ग्राम अणु का मतलब बच्चों ये हुआ कि पदार्थ हमारा अणु के रूप में है, ठीक अणुभार के बराबर हम क्या लेंगे, उसका द्रव्यमान लेंगे। तो ग्राम अणु को बोलते हैं मोल, ग्राम अणु को क्या बोलेंगे, मोल। तो अब बच्चों, ग्राम जब द्रव्यमान लेंगे तो उसी की सहायता से मोल निकालते हैं। तो 1 लीटर बिलियन में जितना मोल होता है बच्चों, वही उसका क्या हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगा। तो उसी तरह बच्चों, जब हम देखें ग्राम आयन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जैसे ग्राम अणु ले रहे हैं तो मोल मिल रहा है, उसी तरह ग्राम आयन जब लेंगे तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा, मोल के रूप में आ जाएगा। उसी तरह अगर ग्राम परमाणु लें तब भी मोल मिलेगा। तो यहाँ बच्चों, ग्राम आयन का अर्थ है मोल से संबंधित है, यानी कि जैसे ही हम यहाँ द्रव्यमान के रूप में उसको लेंगे और ग्राम आयन की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि उनके मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि 1 लीटर में उसके कितने ग्राम आयन या उसके ग्राम आयन के मोलों की संख्या कितनी है, वही क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी। इसको H+ से दिखाएंगे। तो यानी कि H जो आयन है ये कितने मोल, देखिए बच्चों, ये जो H आयन है ये जब बड़े कोष्टक में लिखते हैं तो ये उनके मोलों की संख्या को दर्शाता है 1 लीटर में, यानी कि 1 लीटर में उसके उतने मोल हैं। तो बच्चों, यहाँ से हम गणना करके देख लेंगे कि हाइड्रोजन आयन के कितने मोल 1 लीटर में हैं। तो 1 लीटर में जितने मोल होंगे हाइड्रोजन आयन के, वही क्या हो जाएगी, उसकी सांद्रता हो जाएगी। आगे देखिए बच्चों, अगर जल का अणु टूटता है तो किसमें टूटेगा, H+ और OH-। अब अगर बच्चों इनके जो आयन मिल रहे हैं, अगर इनको हम सांद्रता के रूप में प्रदर्शित करें तो हमको क्या मिलेगा, H+ और OH- सांद्रता के रूप में मिल जाएगा बड़े कोष्टक में बच्चों। तो आगे देखिए बच्चों, अगर H2O टूटता है तो अगर हम सांद्रता के रूप में इसको दिखाएं तो H आयन और OH- के सांद्रता के रूप में मिल जाएगा हमको। बच्चों, हमेशा अगर कोई शुद्ध जल है तो H आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता का गुणनफल हमेशा 1 × 10⁻⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। ये दोनों का गुणनफल होता है। तो और बच्चों, अगर शुद्ध जल है तो चूंकि देखिए जब बच्चों ये टूटेगा शुद्ध जल तो उसमें H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता जो होता है हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि शुद्ध जल में H आयन की सांद्रता बराबर OH आयन की सांद्रता, यानी कि दोनों की सांद्रता क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो जब देखें बच्चों आपस में सांद्रता बराबर हो जाएगी, आप जानते हैं कि OH आयन के कारण विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है।
और यच आयन के कारण विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। जब दोनों की संख्या बच्चों बराबर है तो इसका मतलब कि वे एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। इसलिए हमारा शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। वहीं अगर बच्चों मान लेते हैं अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता से ज़्यादा है तो बच्चों जानते हैं इसके कारण यच आयन के कारण विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, और OH आयन के कारण क्या होता है, क्षारीय होता है। तो OH क्या है, कम पड़ जा रहा है, यानी कि दुर्बल है, कमज़ोर है, इसलिए यच आयन क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, जिसकी वजह से विलयन हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगर बच्चों OH निगेटिव की सांद्रता ज़्यादा हो जाए H2 से तो इसका मतलब ये कमज़ोर पड़ जाएगा, अम्लीय गुण कम पड़ जाएगा और क्षारीय गुण ज़्यादा हो जाएगा, तो विलयन हमारा कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ आपको बताया भी गया है कि यच आयन की सांद्रता गुणे OH आयन की सांद्रता बराबर KW। KW का मतलब बच्चों देखिए ये चूंकि आयन है इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक गुणनफल। क्या बोलेंगे, आयनिक गुणनफल, उसको हम K से निरूपित करते हैं। तो आयनिक गुणनफल K, और चूंकि ये W है, चूंकि ये बच्चों वाटर यानी कि जल का आयनिक गुणनफल है इसलिए यहाँ W लिखा जा रहा है। तो इसको यानी कि जल के आयनिक गुणनफल को KW से निरूपित करेंगे। तो KW, और अभी हमने बताया है कि दोनों आयनों का गुणनफल कितना होता है, 1×10⁻⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। शुद्ध जल में यच आयन और OH आयन की सांद्रता क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो इसलिए बच्चों हम OH आयन की जगह पर यच आयन रख सकते हैं जब दोनों आपस में बराबर हैं। तो यच आयन गुणे यच आयन की सांद्रता बराबर कितना, 1×10⁻14। यहाँ देखिए बच्चों जब आप घातांकी नियम पढ़े होंगे तो उसमें देखे थे कि जब आधार बराबर होते हैं तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते। यहाँ आधार के रूप में यच आयन और यच आयन और इनकी संख्या 2 है, इसलिए यच आयन की घाते कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ 1×10⁻14। अब बच्चों यहाँ 2 घात है, इधर भी 2 घात बना सकते हैं घातांकी नियम से, 1×10⁻7 की पावर 2। तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। यच आयन की सांद्रता बराबर कितना हो गया, 1×10⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है वो कितना होता है, 1×10⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर। इस आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1×10⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर है तो विलयन हमारा कैसा है, उदासीन है। अब बच्चों इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन। पहली कंडीशन है बच्चों, यदि यच आयन की सांद्रता बराबर OH आयन की सांद्रता, OH आयन की सांद्रता, तो विलयन क्या होगा, विलयन उदासीन होगा। और यदि यच आयन की सांद्रता इज ग्रेटर दैन OH आयन की सांद्रता, तो बच्चों इसके कारण विलयन अम्लीय होता है। चूँकि ये क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है, OH जिसके कारण क्षारीय होता है वो कम है, तो इसलिए प्रभावी कौन होगा, हाइड्रोजन आयन, जिसके कारण विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। तो विलयन हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय, विलयन अम्लीय होगा। और तीसरा नंबर, यदि यच आयन की सांद्रता जो बच्चों OH आयन की सांद्रता से कम है तो इसका मतलब कि क्षारीय गुण ज़्यादा आ जाएगा, इसका मतलब विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। तो विलयन क्षारीय होगा। ठीक है बच्चों, अब यच आयन की सांद्रता के बारे में हम जान चुके हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इसी हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के आधार पर हम अगले वीडियो के लेक्चर में pH वैल्यू निकालेंगे और pH वैल्यू की सहायता से जानेंगे कि कौन सा विलयन हमारा अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन उदासीन है।